welcome back to the channel with the 15th chapter of class 8 science, that is about light, which is a form of energy. Okay, चलो. So students, you have learnt about the properties of light. आपने अपनी previous classes में भी light की properties को discuss किया था कि light एक straight line में travel करती है and अगर आप उसे एक opaque surface पे incident करवाते हो तो वो वहाँ से bounce back हो जाती है, जिसे हम कहते हैं reflection from plane mirror, है ना, और वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक होती है. हाउएवर अगर लाइट को एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के अक्रॉस आप पास करेंगे तो उसके पैसेज के अक्रॉस, जब वो एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से पास करेगी तो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे एंड ये चेंजेस हम किसके अंडर पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंडर. सो बेसिकली जो लाइट रिफ्रैक्शन है वो क्या होता है? लाइट रेस का जो पाथ है उसमें डेविएशन या चेंज आना, जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी. ऑलराइट, बिकॉज दोनों मीडियम की जो ऑप्टिकल डेंसिटीज है वो डिफरेंट होती है. सो दिस चैप्टर डील्स विद रिफ्रैक्शन एंड द एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव गिवन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो यू हैव लर्नड कि रिफ्लेक्शन को कहा जाता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर बीइंग इंसिडेंट ऑन एन ओपेक सरफेस सच एज पॉलिश सरफेस और मिरर और बॉल. लाइट रेज जब क्या एक मीडियम में ट्रैवल करके किसी भी एक ओपेक सरफेस पे स्ट्राइक करती हैं और वहां से फिर वो बाउंस बैक हो जाती हैं सेम मीडियम में, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. जो रे ऑफ लाइट ओपेक सरफेस पे इंसिडेंट होगी उसे आप इंसिडेंट रे कहेंगे. बाउंस बैक वाली जो रे है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहा जाएगा. एंड एक परपेंडिकुलर लाइन होती है जो उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास करती है, उसे बोलता है नॉर्मल. उसके बाद जो एंगल्स बीच में बनते हैं नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, उन्हें क्या कहा जाता है? सो जो इंसिडेंट रे नॉर्मल रे के बीच में एंगल बनेगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. Now there are laws of reflection also. So there are two laws of reflection. Alright, number one, that incident ray, reflected ray and normal, तीनों ही rays जो होती हैं वो point of incidence पे same plane पे lie करती हैं. And second law क्या है कि जो angle of incidence होता है वो angle of reflection के हमेशा equal होता है. Alright, चलो. Now types of reflection, तो depending कि उस surface का, जिस surface पे light rays strike कर रही हैं, जहाँ से bounce back हुई हैं, उस surface का nature कैसा है, इस behalf पर light rays, रिफ्लेक्शन जो है वो टू टाइप्स का होता है. नंबर वन, रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगा स्टूडेंट? जब आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ होता है, यानी कि जितने भी लाइट रेज उसके ऊपर फॉल करेंगी वो स्ट्रेट ऑफ इट, यानी कि बिल्कुल सीधी वहां से पैरेलली एक दूसरे के बाउंस बैक होंगी, उसे बोला जाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन. ऑलराइट, अदर इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. तो यानी कि जब लाइट का रिफ्लेक्शन एक रफ सरफेस पे होता है, यानी कि लाइट रेज जो रिफ्लेक्ट होती हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिस्पर्स हो जाती हैं, दैट is known as diffuse reflection. and ये डिपेंड करता है कि किस एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ जो है वो रे, इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही हैं सरफेस के ऊपर. नेक्स्ट वी हैव रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो स्टूडेंट्स, द प्रोपगेशन ऑफ लाइट, एज वी ऑल नो कि लाइट का जो प्रोपगेशन होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, रेक्टिलिनियर होता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में सच एज एयर. ऑलराइट, हाउएवर जब आप एक लाइट रे को किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करवाते हैं, दोनों मीडियम की जो ऑप्टिकल डेंसिटीज है वो डिफरेंट है, तो देन इन दैट केस लाइट के पाथ में क्या चेंजेस आते हैं. लाइट रेज जब एक लेस डेंस ऑप्टिकल मीडियम से पास होती हैं, यानी कि एक रेयर मीडियम से डेंस ऑप्टिकल मीडियम में जाएंगी, तो वहां पे उसकी वेलोसिटीज में चेंज आता है, जिसकी वजह से उनकी जो डायरेक्शन थी प्रोपगेशन की वो भी चेंज हो जाती है. स्ट्रेट पेंसिल को जब आप वाटर में इमर्स करते हो और उसकी साइड से आप उसको व्यू करोगे तो आपको वो पेंसिल बेंट एंड थिक दिखाई देती है एज कम्पेयर टू इट्स नॉर्मल थिकनेस. तो जो डिफरेंस हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हुआ है, यानी कि जो लाइट आपकी बॉटम में से आ रही है एंड ग्लास सरफेस से आ रही है ऑफ द बीकर, वो जैसे ही पेंसिल पे इंसिडेंट होती है तो उस वजह से वहां पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है. ठीक है, वाटर क्योंकि डेंस है एज कम्पेयर टू एयर, तो उसी की वजह से लाइट का रिफ्रैक्शन वहां पर हुआ है. ऑलराइट, यू कुड सी इन दिस पिक्चर, दिस इज हाउ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस. सी आपने क्या लिया, एक 500 ml बीकर लिया जिसमें 2/3 आपने फिल किया था क्लीन वाटर, उसके अंदर एक पेंसिल आप इमर्स करोगे एंड देन पेंसिल को बाहर से व्यू करोगे. सो व्हाट यू विल सी कि जो लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कब हो रहा है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है एंड दोनों मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटीज डिफरेंट है. लाइट की वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ऑप्टिकल मीडियम की डेंसिटी के, यानी कि एक रे ऑफ लाइट जो एक इंटरफेस पे इंसिडेंट है ना, दैट इज अ लाइन ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडियम, उसे आप बोलोगे इंसिडेंट रे.
एंड द पॉइंट जहाँ पे वो इंटरफेस को टच करेगी आप उसे बोलोगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एक परपेंडिकुलर जो है आपको ड्रॉ करना है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, उसे बोला जाएगा नॉर्मल। एंड जो इंसिडेंट रे रिफ्रेक्शन के बाद आपको मिल रही है उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। आफ्टर दैट अगेन जो एंगल आपके बन रहे हैं इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंड जो रिफ्रेक्टेड रे या नॉर्मल के बीच में बनेंगे उसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन। जब एक रे ऑफ लाइट एक ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ट्रैवल करती है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में, तो वो नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे लाइट की वेलोसिटी में डिक्रीज होता है। वेराज अगर एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी, बिकॉज उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो जो ये एबिलिटी है ट्रांसमिटेड मीडियम की कि वो लाइट रेस जो उसके अंदर एंटर कर रही हैं उनको बेंड कर देता है, उसे कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हमें ग्रीक लेटर न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकली आप इसे डिफाइन कर सकते हो कि ये एक रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। एटमॉस्फेयर में जो लाइट की स्पीड है वो इक्वली कंसिडर की जाती है एज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो है और इसीलिए इसमें कोई यूनिट नहीं होती है। कैसे निकलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। फॉर एग्जांपल एक आपके पास सैंपल ऑफ वाटर है, उसमें लाइट की स्पीड थी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो उसके अंदर जो वाटर का ये जो वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलेगा? अगेन एज आई टोल्ड यू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो कितनी होती है 3 × 10⁸, एंड इसे डिवाइड करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, एंड यहाँ पे मीडियम है वाटर, उसमें स्पीड कितनी है 2.25 × 10⁸। सो व्हेन यू विल डिवाइड इट यू विल get 1.33. That is the refractive index of water. Now laws of refraction. So students, again we have two laws of refraction also. Alright, see the extent. अब वो extent जिस extent तक एक ray bend होगी वो केवल उस मीडियम के refractive index के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं है बल्कि angle of incidence के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। तो जो पहला लॉ है रिफ्रैक्शन का वो क्या है? अगेन सेम कि इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incidence they all lie in the same plane. So this first law of reflection and refraction both are same. Now we come to second law of refraction. Second law of refraction क्या कहता है कि जो रेशियो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस की साइन वैल्यू का टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा एंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल रहेगा। इस लॉ को स्नेल लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलता है? साइन आई अपॉन साइन आर। Now next come to effects of refraction of light. तो students there are varied effects of refraction of light जो हमारे नेचर में अकर होते हैं। उनमें से कुछ यहाँ पे आपको गिवन है, like the visibility of the sun. सन की जो विजिबिलिटी हमें रहती है एक्चुअल सनराइज से एंड आफ्टर एक्चुअल सनसेट, एज यू नो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का वो कितना है 1.0003 रिलेटिव टू वैक्यूम एंड इट इज क्लोज टू द अर्थ सरफेस, क्योंकि एयर की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जो रे ऑफ लाइट सन से आती हैं जब एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती हैं तो वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाती हैं, जिससे हमें सन की अपेरेंट पोजीशन जो है हॉरिजन से थोड़ा ऊपर दिखाई देने लगती है फ्यू मिनट्स बिफोर ओनली। ओके, एक्चुअल सनराइज से पहले ही दिखने लगती है। एंड सेम रीजन जाता है क्या कि ये आपको जो है सन भी एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ओनली। तो जो रियल डिफरेंस है अपेरेंट सनराइज एंड सनसेट के बीच का वही है जो डिफरेंस क्रिएट करता है रियल और अपेरेंट डे लेंथ पे बाय 4 मिनट्स। पॉज, लेक्स, रिवर्स ये सभी शैलो अपीयर होती हैं एज कम्पेयर टू द रियल डेप्थ, और थिक ग्लास स्लैब आपको लेस थिक दिखेगा जब आप इसे ऊपर से देखोगे। सिमिलरली एक इंक मार्क के जो लाइन आप पेपर पे ड्रॉ करते हो वो भी आपको थोड़ा सा ऊपर रेज जब दिखती है या ज्यादा नियरर दिखती है जब आप उसको एक ग्लास स्लैब के ऊपर से देखते हैं ओवर द पेपर। ओके, चलो नाउ अगेन दे हैव गिवन एक्टिविटी। आपने ग्लास टम्बलर लिया टेबल पे विद अ कॉइन एंड अब आप टेबल को मूव करोगे टू द पॉइंट जहां पे आप उस कॉइन को देख सकते हो, कीपिंग योर आईज इन लाइन ऑफ द कॉइन। आफ्टर दैट यू हैव टू आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स कि वो स्लोली ग्लास टम्बलर को वाटर से फिल करे एंड आपको अपनी आईज को टम्बलर पे ही रखना है जब आपका फ्रेंड वाटर को फिल कर रहा है। देन ऑब्जर्व द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द कॉइन एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। वॉट एवर से कि जैसे आपका फ्रेंड वाटर ऐड करेगा आप एक ऐसी पोजीशन पे आओगे जहाँ पे आप कॉइन को दोबारा देख सकते हो। ओके, दैट यू कुड नॉट सी बिफोर बिकॉज ऑफ द फ्रेंड, मतलब पहले आप उस पोजीशन से उस कॉइन को नहीं देख पा रहे थे बट आप अब ऐसी पोजीशन से भी कॉइन को देख पा रहे हो। ठीक है, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
तो जो रेज आपकी किसी भी पॉइंट से ऑन द कॉइन के ऊपर किसी भी पॉइंट से जो रेज रिफ्लेक्ट होंगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो आपकी इमर्ज होती हैं फ्रॉम द वाटर इनटू द एयर। तो वो रिफ्लेक्टेड इमर्जिंग रेज ही है कॉइन में से, जिसकी वजह से आप कॉइन को दोबारा देख पा रहे हैं। सो इन नेक्स्ट एक्टिविटी यू हैव लर्न कि जब आप ऑब्जेक्ट की डेप्थ से देखते हो विच आर इमर्ज इन द वाटर, दे अपीयर डिफरेंट। तो जो डिफरेंस इन डेप्थ में ऑब्जर्व किया जा रहा है वो इंडिकेटर है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का, जो कि डिस्क्राइब किया जाता है इन द रेशियो ऑफ द रियल डेप्थ टू द अपेरेंट डेप्थ। ऑलराइट, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो कैसे निकलेगा यहाँ पे, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। ऑलराइट, चलो नाउ सी स्टूडेंट्स, इन अ ग्लास स्लैब, व्हाट दे सेइंग कि ग्लास स्लैब में अगर जो दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, बट प्रिज्म में वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते बल्कि इंटरसेक्टिंग सरफेस होते हैं। तो एक ऐसा ग्लास स्लैब जिसके इंटरसेक्टिंग सरफेसेस होते हैं उन्हें आप बोलते हो प्रिज्म। एंड जो एंगल बनता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग सरफेस पर उसे बोलते हैं रिफ्रेक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। ऑलराइट, चलो सी, सो प्रिज्म में जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है वो ग्लास स्लैब की तरह ही होता है। ठीक है, यू कुड सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है PEF वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंड जो एंगल बन रहा है एट द इंटरसेक्शन आफ्टर एक्सटेंडिंग PQ एंड LM at O उसे बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। सो यू विल ऑल्सो रियलाइज कि जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करोगे, एंगल ऑफ डेविएशन पहले डिक्रीज होता है एंड देन फिर वो इंक्रीज होता है, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज होता जाएगा इंक्रीजिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ। एंड जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक डिस्पर्जन ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, लाइट का स्प्लिट होना अपने डिफरेंट कलर्स में जब हम उसे एक डेंस मीडियम के थ्रू पास करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। एंड ये केवल लेजर बीम होती है जो लाइट डिस्पर्जन को शो नहीं करती है, बिकॉज उसके अंदर केवल वन कलर ऑफ लाइट होता है। ओके, सो यहाँ पे आपने एक प्रिज्म लिया, एक स्मॉल टॉर्च लिया, लाइट को आप अलाउ करोगे कि वो उस प्रिज्म के एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के थ्रू पास हो बाय प्लेसिंग व्हाइट स्क्रीन ऑन द साइड ऑफ द अदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो व्हाट वी विल सी कि जैसे ही लाइट उस प्रिज्म के थ्रू पास होगी उसमें डेविएशन आएगा एंड डिस्पर्जन होगा, एंड वो लाइट डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी विच कुड बी ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन। सो इस एक्टिविटी से प्रूव होता है कि व्हाइट लाइट जो सन या किसी भी अदर सोर्स से निकलती है उसके अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं। देयरफॉर जब आप ऑब्जर्व करोगे तो जो लाइट आपको अपीयर होगी वो आपको क्या, व्हाइट लाइट आपको एक स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करेगी 7 डिफरेंट कलर्स का, दैट इज विबग्योर। हर एक अल्फाबेटिक डिफरेंट कलर को डिपिक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो लाइट का डिस्पर्जन है वो किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे हर एक कलर की खुद की वेलोसिटी है एंड देयरफॉर यहाँ पे डेविएशन डिफरेंटली होगा। रेड कलर सबसे लीस्ट बेंड होगा, वेयरएज वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट होगा। इट वॉज सर आइजैक न्यूटन जिन्होंने इसे स्टडी किया था, डिस्क्राइब किया था सोलर स्पेक्ट्रम को फॉर द फर्स्ट टाइम एज कंसिस्टिंग ऑफ द 7 डिफरेंट कलर्स when he commented on the rainbow formation. So Vidyar is what? Violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. Next is lenses. Students, transparent material, एक ऐसा transparent material जिसके curved surfaces होते हैं उसे आप lens बोलोगे। Different types के lenses है based on their surfaces. However, सभी known lenses जो हैं वो majorly 2 ही groups में divide किए जाते हैं, that is concave and convex. Concave lens जो है मिडिल पोर्शन में थिन होता है एंड एजेस पे थिक होता है एंड एज अ डाइवर्जिंग लेंस एक्ट करेगा, वेरस कॉन्वेक्स लेंस जो है वो सेंटर पे थिक होता है एंड एजेस पे थिन होता है एंड एज अ कॉन्वर्जिंग लेंस एक्ट करता है। एक कॉन्केव लेंस, देयरफॉर एक कॉन्केव लेंस क्या करता है, रेज को डाइवर्ज कर देता है, यानी कि जितने भी रेज ऑफ लाइट है उन्हें अगर आप एक कॉन्केव लेंस के थ्रू पास करोगे तो वो सारी क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती हैं। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस रेज को कॉन्वर्ज करता है, यानी कि सारी रेज ऑफ लाइट जो उसके थ्रू पास होंगी वो एक ही पॉइंट पे जाके फोकस हो जाती हैं। ऑलराइट, चले सी मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास भी क्या करता है, सन रेज को एक पॉइंट पे कॉन्वर्ज कर देता है। इसलिए अगर आप एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हो, ठीक है, एंड सनलाइट को फोकस करते हो एक शीट ऑफ पेपर पे फॉर अ फ्यू मिनट्स, तो वहां पे क्योंकि सारी लाइट रेज कॉन्वर्ज हो जाएंगी, सन रेज जितने भी है वो कॉन्वर्ज हो जाएंगी एंड पेपर हॉट हो जाएगा एंड इट विल स्टार्ट स्मॉल्टरिंग। सो इफ यू लुक केयरफुली तो एक लेंस आपका 2 स्फीयर का पार्ट होता है, ईदर ओवरलैपिंग और फेसिंग ईच अदर। तो वो ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करने से जो लेंस बनता है उसे आप कॉन्वेक्स लेंस कहते हो, एंड जब एक दूसरे को फेस करेंगे तो जो स्पेस उनके बीच का है वो क्या बनाएगा, कॉनकेव लेंस बनाएगा। एंड द लाइन, वो लाइन जो इन दोनों स्फीयर के सेंटर को ज्वाइन करती है उसे आप बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस आल्सो। After that, the point
प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है दोनों सरफेसेस का वो परपेंडिकुलर है, उसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। फोकस आपका वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस का जहाँ पे कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल होती है प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के एंड रिफ्रैक्शन के बाद इंटरसेक्ट करेगी थ्रू द लेंस। आफ्टर दैट डिस्टेंस जो होता है ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस का, उसे आप फोकल लेंथ कहते हो, जो कि हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, यानी कि फोकस हमेशा 2F एंड O के बीच में लाई करेगा। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय अ लेंस। सो स्टूडेंट्स, एक लेंस जो इमेज बनाता है वो हमेशा कुछ रूल्स को फॉलो करके बनाता है। व्हाट आर दोज रूल्स? नंबर 1, एक रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रन कर रही है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्शन के बाद वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी विच विल बी कॉल्ड एज फोकस। सेकेंड, एक रे ऑफ लाइट जो फोकस के थ्रू इंसिडेंट हो रही है वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। एंड थर्ड, एक रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास होती है वो कभी भी अपने ओरिजिनल पास से डेविएट ही नहीं होती है, वो स्ट्रेट चली जाती है। नाउ इमेज फॉर्मेशन। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक ऑब्जेक्ट जो आप कॉन्वेक्स लेंस से डिफरेंट डिस्टेंसेस पे रख रहे हैं तो वो कैसी इमेजेस बना रहा है। सी नंबर 1, एक ऑब्जेक्ट आपने इन्फिनिटी पे प्लेस किया। अब यहाँ पे क्या होगा, जो कमिंग रेस हैं वो पैरेलल होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये रेस सारी एक पॉइंट पे जाके फोकस करेंगी, मीट हो जाएंगी एंड उसकी इमेज बनाएंगी। एन ऑब्जेक्ट एंड जो रेस एक ऐसे ऑब्जेक्ट से आती हैं जो बहुत फार ऑफ रखा है, सो इवन इफ दे आर नॉट पैरेलल, भले ही वो पैरेलल ना हो प्रिंसिपल एक्सिस के, लेकिन स्टिल वो एक ही पॉइंट पे फोकस करके मिलती हैं एंड वहाँ पे एक रियल स्मॉल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाती हैं। सेकेंडली, अब एक ऑब्जेक्ट जो आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा है, यानी कि 2F से पीछे, तो जो इमेज बनेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रियल स्मॉल एंड इन्वर्टेड होगी। किसके बीच में बनेगी? F and 2 के बीच में बनेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। थर्ड, एक ऑब्जेक्ट जो आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, 2F पे रखा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज भी 2F पे बनेगी, लेंस की दूसरी साइड पे बनेगी, रियल इन्वर्टेड होगी एंड सेम साइज की होगी। नाउ द ऑब्जेक्ट जो आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि 2F एंड फोकस के बीच में रखते हैं, कि यहाँ पे जो इमेज बनती है रिफ्लेक्शन के बाद वो बियॉन्ड 2F होती है ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। अगेन इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, लेकिन मैग्नीफाइड होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज लार्ज होगा। नेक्स्ट, एक ऑब्जेक्ट जो अब आप फोकस पे प्लेस करोगे तो इमेज को अज्यूम किया जाता है कि वो इन्फिनिटी पे कहीं जाकर बनेगी, बिकॉज रेज ऑफ लाइट जो है रिफ्लेक्शन के बाद वो एक दूसरे के पैरेलल ट्रैवल करती हैं। सिमिलरली जो इमेज यहाँ पे बनेगी इन्फिनिटी पे वो भी रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड होगी। एंड द लास्ट, एक ऑब्जेक्ट जो आपने फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है, वहां पे इमेज हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड होती है। यानी कैसे बनाई जाती है? डाइवर्जेंट रेस को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करके। यानी जो पोजीशन है एक ऑब्जेक्ट की वो अलाउ करती है कॉन्वेक्स लेंस को कि आप उसे एज अ मैग्नीफाइंग लेंस भी यूज कर सकते हैं। नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव लेंस। अब बात करते हैं कॉनकेव लेंस की, जो कि डाइवर्जिंग लेंस है, यानी कि हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की, ऑलवेज रिमेंबर इट। ओके, इमेज की पोजीशन हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होगी, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इररिस्पेक्टिव कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद जो पोजीशन में चेंज आता है बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, वो बेस्ड है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पर। एज अगर आप डिस्टेंस इंक्रीज करते जाओगे तो इमेज आपकी फोकस के टुवर्ड्स शिफ्ट होगी, एंड जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज आपकी कहाँ बनती है? फोकस पे बनती है। Alright, they have given you the position of images, various position of images. यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखा था, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, ऑलराइट। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज फोकस से बन रही है। फिर यहाँ पे आपने बियॉन्ड 2F रखा तो इमेज कहाँ बन रही है? बिटवीन F एंड 2S। फिर आपने 2F पे रखा है तो इमेज भी कहाँ बनेगी? 2F पे बनेगी। फिर 2F एंड F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है तो इमेज कहाँ बन रही है? बियॉन्ड 2S, ऑलराइट। आफ्टर दैट अगेन ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया? हमने F पे रखा तो इमेज कहाँ? इन्फिनिटी पे बन रही है, कहीं पैरेलल, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट इमेज को आपने कहाँ रखा? F एंड O के बीच में रखा तो इमेज वर्चुअल बनेगी, यानी कि बिहाइंड द लेंस। नाउ इमेज फॉर्मेशन। अब कॉनकेव लेंस की इमेज फॉर्मेशन दिखाया है यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखो, इमेज हमेशा कैसी बनेगी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बनेगी। See, they have given you the formation of image by convex and concave lens for different object position. The convex lens के लिए आपको given है and this is for the concave lens which we have already discussed. All right? चलो, next we have the topic human eye. Students, human eye कैसा होता है? Human eye spherical and slightly flattened है from front to the back. ठीक है, आई की वॉल बनी होती है 3 लेयर्स की। आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं स्क्लेरोटिक लेयर, जो कि डेड, टफ एंड वाइट होती है एक्सेप्ट इन फ्रंट।
ठीक है, जहाँ पे वो ट्रांसपेरेंट होती है, क्या बनाती है, कॉर्निया। एंड कॉर्निया रिस्पॉन्सिबल है मैक्सिमम लाइट रेस के रिफ्लेक्शन के लिए, जो हमारी आई के ऊपर इंसिडेंट होती हैं। उसके बाद देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग जो कि बिहाइंड द कॉर्निया प्रेजेंट होता है इन द मिडल, एंड इसके सराउंडिंग में प्यूपिल होता है विच इज सराउंडेड बाय एरिया ऑफ पिगमेंटेड सेल्स कॉल्ड आइरिस। ठीक है, यानी कि कॉर्निया के पीछे सेंटर में एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसे आप प्यूपिल कहोगे, एंड प्यूपिल के बाहर एक पिगमेंटेड सेल्स एरिया होता है जिसे आप बोलते हैं आइरिस। आइरिस का काम है प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करना, सो दैट कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आइस के अंदर एंटर करेगी वो कंट्रोल किया जाएगा आइरिस के थ्रू। एंड जो मिडिल लेयर है दैट इज कोरॉइड, वो कंप्लीटली आई को एनक्लोज करती है एक्सेप्ट इन फ्रंट, जिससे कि लाइट का इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिवेंट हो। ठीक है, कोरॉइड लाइव होती है एंड वेल सप्लाइड होती है विद ब्लड वेसल्स। उसके बाद बायो कॉन्वेक्स एंड फ्लेक्सिबल आइलेंस जो कि सीलियरी मसल्स के थ्रू होल्डेड है, वो जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल होते हैं एंड इट इज फास्टन टू द कोरॉइड लेयर। उसके बाद आई लेंस इमेज को एक फोविया पर इमेज को फोकस करते हैं विच इज सेंट्रलाइज ऑन द इनरमोस्ट लेयर, जिसे आप बोलते हैं रेटिना। रेटिना स्क्रीन की तरह एक्ट करती है फॉर द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व बाय यू। रेटिना काफी डेलिकेट एंड कॉम्प्लेक्स है जो कि रिसेप्टर्स की बनी है, सेल एंड नर्व फाइबर्स की बनी है। दो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स यहाँ पे होते हैं, रॉड सेल्स एंड कोन सेल। ये सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, खुद को एक्टिवेट कर लेते हैं डिपेंडिंग कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है जो रेटिना तक पहुंच रही है। कोन सेल्स आपकी तभी एक्टिव होता है जब लाइट आपकी ब्राइट होगी, रॉड सेल्स आपके तब एक्टिव होंगे जब लाइट आपकी डिम होती है। नर्व फाइबर्स जो है इन सेल्स से वो इम्पल्सेस जो है उनको कैरी करते हैं ऑफ द स्मॉल रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस व्हिच आर फॉर्म्ड ऑन रेटिना टू ब्रेन बाय ऑप्टिक नर्व। देन ऑप्टिक नर्व के फ्रंट में कोई भी कोन या रॉड सेल्स नहीं होते हैं, इसलिए वहां पे कोई विजन नहीं होता है। एंड ये रीजन है रेटिना का, इसे बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट ऑफ द आई। नाउ द स्पेस, जो स्पेस आपके कॉर्निया एंड आई लेंस के बीच का है, वो फिल्ड रहता है एक थिन वाटरी सब्सटेंस है जिसे हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, वेराज एक थिक जेली सब्सटेंस जिसका नाम है विट्रस ह्यूमर, ये क्या करता है, ये आपका फिल करता है आई बॉल के अंदर वाले स्पेस को, सो दैट आपकी आई बॉल की शेप मेंटेन रहे। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वी हैव व्हाट, पावर ऑफ अकोमोडेशन। नाउ स्टूडेंट, जो डिस्टेंस है आई लेंस का रेटिना तक वो फिक्स रहता है, ऑल्दो आप ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हो विच आर प्लेस्ड एट अ डिफरेंट डिस्टेंसेस। सो बेसिकली जो लेंस है वो फ्लेक्सिबल नेचर का होता है जिसके थ्रू आप इमेज जो है सभी ऑब्जेक्ट्स की उनको फोकस कर पाते हो, वेदर इट इज नियर और फार ऑफ फ्रॉम द रेटिना। अब आई लेंस की जो पावर है कि वो खुद को थिक कर लेता है जब वो एक ऐसे ऑब्जेक्ट को दिखता है विच इज क्लोज टू आई, या फिर खुद को थिन बना लेता है जब वो एक ऐसे ऑब्जेक्ट को देखेगा जो कि एक डिस्टेंस पे रखा है, सो दैट उसकी इमेज को फोकस किया जा सके ऑन रेटिना। ये जो पावर है आई लेंस की, इसी को कहा जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। यानी कि आई लेंस अपनी थिकनेस को चेंज करके अपनी फोकल लेंथ में चेंजेस ला सकता है। अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना है जैसे कि मून और स्टार्स एट द नाइट, तो वो काफी थिन हो जाता है जिससे फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। वेराज अगर नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखना है तो लेंस बहुत थिक हो जाता है जिससे कि फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाए। हाउएवर एक नॉर्मल आई जो है क्लियरली उन ऑब्जेक्ट्स को देख सकती है जो कि लेस देन 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखी है, बिकॉज इस डिस्टेंस पे जो एक्शन है सिलियरी मसल्स का वो उसे हेल्प करता है टू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स स्टॉप, एंड जो ऑब्जेक्ट है वो आपको हेजी अपेयर होगा। यानी कि एक ऑब्जेक्ट आपने 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस से भी क्लोज रखा है तो वहां पे आपकी आंखों पे स्ट्रेन जाता है, बिकॉज यहाँ पे जो हमारी सीलियरी मसल्स की एबिलिटी थी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की वो स्टॉप हो जाती है एंड ऑब्जेक्ट आपको हेजी दिखाई देगा। तो ह्यूमन आई के लिए जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी है एंड नियर पॉइंट इज द डिस्टेंस जहां पे एक आई ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकती है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। नाउ आई डिफेक्ट, एक नॉर्मल पर्सन में आई लेंस अपनी एबिलिटी को मेंटेन रखता है कि वो इमेज को फोकस कर सके ऑन रेटिना, लेकिन कुछ लोगों के अंदर आई लेंस इस एबिलिटी को लूज कर देते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, जिसकी वजह से वो अपनी आई बॉल की साइज को चेंज नहीं कर पाते हैं। एंड मोस्टली जो लोग हैं वो दो आई डिफेक्ट से सफर करते हैं, ईदर मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। लेट्स टॉक अबाउट दीज टू डिफेक्ट्स ऑफ विजन। नंबर 1, मायोपिया विच इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस। से एक पर्सन जो मायोपिया से सफर करता है वो केवल नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देख पाता है, लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने में उस पर्सन को डिफिकल्टी होती है। अब ये कंडीशन किसकी वजह से होती है, या तो सीलियरी मसल्स रिलैक्स करने में फेल हो जाती है जिसकी वजह से आई लेंस एक्सपेंड नहीं हो पाता एंड थिन हो जाता है टू फोकस द इमेज ऑन रेटिना, और द आई बॉल एक्सपेंड्स शिफ्टिंग द रेटिना टू अ लार्जर डिस्टेंस देन नॉर्मल फ्रॉम द आई लेग्स। अब दोनों ही केसेस में इमेज आपकी रेटिना के आगे बन जाएगी विट्रस ह्यूमर में,
एंड आई डिफेक्ट को इस आई डिफेक्ट को आप करेक्ट कर सकते हो ऐसे स्पेक्स का यूज करके जिनमें कॉन्केव लेंस यूज किया जाए ऑफ द रिक्वायर्ड फोकल लेंथ। कॉन्केव लेंस लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, ठीक है, एक वर्चुअल इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की ऑन द आई लेंस सच दैट जो आई लेंस है वो फर्दर कन्वर्ज करेगा लाइट रेज को एंड इमेज जो है वो रेटिना पर बनेगी फॉर नॉर्मल विजन। देन वी हैव हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस। एक पर्सन जो हाइपरमेट्रोपिया सफर करता है वो फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाता है लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने में प्रॉब्लम होती है। अब ये कंडीशन कब होती है, या तो सीलरी मसल्स जो हैं दे हैव फेल्ड टू कॉन्ट्रैक्ट टू अलाउ द आई लेंस टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सीलरी मसल्स आई लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करने में फेल हो रही हैं एंड थिन हो जाती हैं कि वो इमेज को रेटिना पे फोकस नहीं कर पाती। और सेकंड कंडीशन क्या है कि आई बॉल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है जिससे रेटिना आपका एक स्मॉलर डिस्टेंस पे शिफ्ट हो रहा है देन नॉर्मल फ्रॉम द आई लेंस। दोनों ही केसेस में इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द रेटिना। अब इस आई डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए आप ऐसे स्पेक्स वियर करेंगे जिनमें कॉन्वेक्स लेंस होंगे रिक्वायर्ड फोकल लेंथ के। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेंगे, लाइट रेज को कन्वर्ज करेंगे, ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाएंगे आई लेंस के ऊपर सच दैट जब आई लेंस फर्दर लाइट रेज को कन्वर्ज करे तो इमेज कहाँ बने, एट द फोविया ऑन द रेटिना फॉर द नॉर्मल विजन। उसके अलावा देयर आर मेनी अदर आई डिफेक्ट्स जो विजन को अफेक्ट करते हैं जैसे कि एस्टिग्मेटिज्म, स्टाई एक्सेट्रा। मोस्टली ओल्ड एज में जो लोग हैं वो हाइपरमेट्रोपिया से सफर करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया बिकॉज एजिंग फैक्टर्स की वजह से होता है तो उसे प्रेस बायोपी भी कहा जाता है एंड देयरफॉर इट इज देयरफॉर इम्पोर्टेंट फॉर अ पर्सन कि वो अपनी आईज की केयर करे, उनको प्रोटेक्ट करे। सो नाउ ह्यूमन डाइट एंड आई साइट। सो स्टूडेंट्स द गुड आई साइट ऑफ अ पर्सन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हिज डाइट। आप कैसे डाइट लेते हो उसके ऊपर भी आपकी आई साइट डिपेंडेंट होती है, ठीक है। जैसे कि आप हमने प्रीवियस क्लासेस में वो डिस्कस किया था कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है एंड अगर आप उसे अनट्रीटेड छोड़ देते हैं तो उससे बाइटॉट स्पॉट का फॉर्मेशन होता है जिससे टोटल ब्लाइंडनेस हो जाती है। ऐसा क्यों, बिकॉज जो हमारे रेटिना है, आई का रेटिना है, उसमें दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, कोन सेल एंड रॉड सेल। कोन सेल्स आपके रिस्पॉन्सिबल हैं ब्राइट लाइट में विजन के लिए एंड रॉड सेल्स आपके रिस्पॉन्सिबल हैं डिम लाइट में विजन के लिए। अब रॉड सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं डिम लाइट में इन द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट जिसे बोलते हैं रोडोप्सिन एंड इस पिगमेंट के सिंथेसिस के लिए विटामिन ए का प्रेजेंस एसेंशियल है। इसीलिए अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो रॉड सेल्स एक्टिवेट नहीं हो पाते डिम लाइट में एंड वो पर्सन डिम लाइट में नहीं देख पाता। इसीलिए एक पर्सन को एडवाइस किया जाता है कि वो एक ऐसे फूड का इंटेक करे जो विटामिन ए में रिच हो। ओके, विटामिन ए आपकी बॉडी में जो टीयर ग्लैंड्स है उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी रिक्वायर्ड है। ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, आपके कॉर्निया सरफेस को फ्री रखते हैं ऑफ डस्ट पार्टिकल्स टू मेंटेन द नॉर्मल विजन। सो देयर आर सम इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ विटामिन ए जो आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, दैट इज फिश लिवर ऑयल, एग योक, फ्रूट्स सच एज मैंगो, पपाया, वेजिटेबल्स सच एज कैरेट जो कि येलो कलर की होती है। ह्यूमन लिवर में भी विटामिन ए सिंथेसाइज होता है येलो पिगमेंट के थ्रू, दैट इज कॉल्ड बेटा कैरोटीन। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट, टेकिंग केयर ऑफ आईज। सो स्टूडेंट्स, इट इज इंपॉर्टेंट कि अपनी डाइट में विटामिन ए को मेंटेन करने के साथ साथ आप अपनी आईज की प्रॉपर केयर भी करें। सो देयर आर सम स्टेप्स व्हिच अ पर्सन शुड टेक टू कीप हिज आईज हेल्दी। नंबर 1, कि आपको अपने आईज को क्लीन एंड वॉश करना चाहिए कोल्ड वाटर से एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस अ डे। आफ्टर दैट आपको डिम या बहुत ही ब्राइट लाइट में रीड करना, स्टडी करना अवॉइड करना है। या मूविंग व्हीकल्स में आपको क्या करना चाहिए, रीडिंग नहीं करनी चाहिए सच एज बस एंड ऑल, बिकॉज इससे आपके आईज पे एक एडिशनल स्ट्रेस आता है। सेकेंडली, कोर्स क्लोथ पीस या पॉइंटेड ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे आईज को क्लीन करने के लिए, उससे आपका कॉर्निया डैमेज हो सकता है। उसके बाद बहुत लॉन्ग आवर्स के लिए आपको एक मॉनिटर स्क्रीन जो है कंप्यूटर की उस पर वर्क नहीं करना चाहिए या टेलीविजन जो है एक लंबे टाइम तक नहीं देखना चाहिए, बिकॉज जो इनके थ्रू रेडिएशंस निकलती हैं वो आपकी आईज को डैमेज कर सकती हैं। आफ्टर दैट, इन केस कोई डस्ट पार्टिकल आई में एंटर कर जाता है तो आपको आईज को रब नहीं करना है, बिकॉज जो टीयर्स हैं वो उन पार्टिकल्स को खुद से रिमूव कर देंगे। अदरवाइज आप अपने आईज को कोल्ड वाटर से वॉश कर सकते हैं। एंड वंस इन 3 और 6 मंथ टाइम, 3 या 6 महीने के अंदर आपको एक बार एक ऑप्टिशियन के पास जाकर एक प्रॉपर आई चेकअप अपना करवाना चाहिए। इन केस कोई इंजरी या डिफेक्ट है तो एक पर्सन को इमीडिएटली ऑप्टिशियन को कंसल्ट करना है एंड वहां पर रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ऑलराइट, that is a chapter completed over here and I hope you must have understood it very carefully. Now let's meet in the next session very soon. And take care of yourself, keep learning very well, and thanks to everyone.